उत्तम, है ना? 6 जगह हो रहे हैं तो उसको दाम योग कहा गया, और ही उत्तम, और ही बढ़िया। शास्त्र में ये कहा गया कि जिसके जितने ज्यादा ग्रह फैले हुए होते हैं वह कुंडली उतनी बलवान होती है ना? जितने ज्यादा ग्रह फैले हुए होंगे वह कुंडली उतनी बलवान होती है। और 7 जगह जिसके होते हैं उसको वीणा योग कहा गया है। क्या कहा गया है? वीणा योग कहा गया है। तो ये स्थिति अनुसार है। तो ये 32 योग हैं जो पाराशर जी ने, तो इनको भी सॉफ्टवेयर में भी दिए हुए हैं और हम हमारी आदत में डालेंगे तो कुंडली देखने का विवेचन करने में हमको आनंद आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ, जो अ, आपने पढ़े भी होंगे, एक 9 मल्लिका योग, यानी कि सारे ग्रह 9 भावों में हो, जो हो नहीं सकते, जो प्राय बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हैं किसी के 9 भावों में 9 ग्रह अलग अलग जगह हैं तो 9 मल्लिका योग कहलाता है। वो बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ। अगर 8 जगह हैं तो अष्टखेत योग कहलाता है, वह भी श्रेष्ठ कहा गया है। अगर सब 7 जगह हैं तो सप्त मल्लिका योग कहा गया है उसको, पर ये कंटिन्यूटी में होने चाहिए, है ना? ये कंटिन्यूटी में, जैसे लगन से चल के सप्तम तक या द्वितीय से चल के अष्टम तक, है ना? तो ये सप्त मल्लिका योग। 6 जगह हो तो सठ खेत योग कहते हैं उसको, सठ खेचर योग, वो भी कंटिन्यूटी में होने चाहिए, किसी भी भाव से चल के कंटिन्यू चलने चाहिए। और पंच मल्लिका योग, यानी कि लगातार 5 भावों में ग्रह हो, तो वह पंचमल्लिका योग कहलाता है। इसको पाराशर जी ने अर्धचंद्र का एक योग भी कहा है। वो मैं लगन से अगर सप्तम तक सारे ग्रह हैं कंटिन्यूटी एक एक करके और सब भावों में ग्रह हैं तो वह अर्धचंद्र योग कहलाता है। द्वितीय से अष्टम तक, तृतीय से नवम तक, चतुर्थ से दसम तक अगर कंटिन्यूटी में ग्रह हैं तो उन्होंने उसको अर्धचंद्र योग कहा गया है। अर्धचंद्र योग यहाँ पे वो है क्या है? सप्तमल्लिका योग। तो सप्तमल्लिका बोलो चाहे वह आप अर्धचंद्र योग बोलो, एक ही बात है। और वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अब किस भाव से शुरू हो रहा है? लगन से शुरू हो रहा है तो लगन सप्तमल्लिका योग, या लगन अर्धचंद्र योग। द्वितीय से शुरू हो रहा है तो द्वितीय अर्धचंद्र योग, है ना? तो ऐसे नामांकन दिए हुए सॉफ्टवेयर में बताया हुआ है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पंचमल्लिका योग है। पाराशर जी वो सॉरी मंत्रेश्वर महाराज ने एक और योग कहा है, माला योग। अगर किसी के 5, 6, 7 और 8 भाव में लगातार ग्रह होते हैं, 5, 6, 7 और 8 भाव में, तो उसको उन्होंने माला योग कहा है। माला, शुभ माला और पाप माला। अगर शुभ ग्रह है तो शुभ माला योग और पाप ग्रह है तो पाप माला योग। शुभ माला को बहुत शुभ कहा गया है, पाप माला को अशुभ कहा गया है। जो फल दीपिका में जिसका वर्णन है मेरे ध्यान आ गया तो मैं बता रहा हूँ। तो वह कौन से हो गए? मल्लिका योग कहो चाहे अर्धचंद्र योग कहो, तो पंच मल्लिका तक का वर्णन है। और माला योग में 4 ग्रह जो मंत्रेश्वर महाराज ने कहा है। ठीक है ना? ये आकृति के अनुसार है। ठीक है जी। अब मैं मेन बात पे आता हूं। मैंने आपको लगना दी वो सब योग बता दिए। अब सबसे बड़ा बात होती है आदमी का जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, धन और ज्ञान और कारोबार, कार्य। अब मैं कोई नाम योग का नहीं देता हूं अभी, मान लीजिए। अब आप इससे हजारों योग बना सकते हैं। अगर जैसा मैंने आपको बताया था कि ये धन, ये धन, ये धन, ये धन और ये धन, इनके स्वामियों का कोई भी संबंध होता है शुभ स्थानों पर, यानी केंद्र त्रिकोण द्वितीय एकादश में, तो वह धन योग है। अब उसको कुछ भी नाम दे दो। अब इस एक उसको लेके क्या सॉफ्टवेयर में या कहीं पे भी क्या लिख दिया? नवम दशम का योग हो, चतुर्थ पंचम का, सॉरी चतुर्थ पंचम का योग हो, नवम दशम का योग हो, फलाने फलाने का, अब उससे 50 योग बना दिए।
इसी प्रकार मैं शिक्षा की बात करूं और लग्नेश तो सब में आएगा ही आएगा। तो लग्नेश, द्वितीय, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश और एकादशेश। अब ये ज्ञान ज्ञान का हो गया। अब ये जब संबंध करेंगे, अब इसमें नैसर्गिक को भी ले लो भाई। नैसर्गिक धनकारक गुरु है, दूसरा शुक्र है, तीसरा बुध है, चौथा चंद्र है। अगर वो है तो और ही श्रेष्ठ। फिर वो उच्चादि हो जाए, बलवान हो जाए, मुदित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सुखित हो जाए, और श्रेष्ठ। तो आप ये विद्या योग हो गए, ये विद्या योग हो गए, सारे विद्या के योग हो गए। अब कौन सा ग्रह कौन सी विद्या देता है? कि चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठेगा तो व्यक्ति गीत संगीत का शौकीन होगा। अगर द्वितीय भाव में बैठेगा तो वह आंसू कवि होगा। अगर बुध चतुर्थ में बैठेगा तो विद्या ये ज्योतिष विशारद होगा, है ना। कौन सी विद्या पे पारंगत होगा वह आप स्थापित करके सारे योग निकाल सकते हैं, है ना। अब धन भाव में मान लीजिए पाप ग्रह बैठ गए, मंगल शनि होंगे, तो आदमी निर्धन होगा, धन क्या नहीं करेंगे डेफिनेटली, तो नैसर्गिक है। और वो अगर अशुभ भावों के स्वामी होकर बैठ गए तो और ज्यादा हानि करेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई धनकारक ग्रह इनको देख ले, मान लीजिए बुध देख लेते हैं, जिसका स्पेशल वर्णन पारसरी में किया गया है कि मंगल शनि द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति निर्धन होता है, लेकिन बुध की दृष्टि हो जाए तो महाधनी होता है। तो वो ये योग आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। अब इसी को चाहे आप संख्य योग दे दो, नाम मत्स्य योग दे दो, आप सारे योगों को निकाल निकाल के कर सकते हो। एक योग की स्थिति और बनती है, एक योग की स्थिति बनती है, वो है तो बड़ा चैप्टर, लेकिन मैं आपको छोटा समझाना चाह रहा हूँ, जिसको मैं अगले लेवल पे लूंगा। इस लाइन को आप मन मस्तिष्क में बैठा लो। 6, 8, 12 भावों के स्वामी बलहीन हो, कमजोर हो, और शुभ स्थानों के स्वामी बलवान हो, तो यह योग है। यानी ऐसा कोई भी संबंध, दूसरा आगे क्या कहा है कि अगर शुभ स्थानों के स्वामी बलवान होकर अशुभ स्थानों पर आवे और अशुभ स्थान के स्वामी बलहीन हो तो वह शुभ करते हैं। कहने का आशय क्या है, ये योग हो गया। कहने का आशय क्या है कि शुभ स्थाने जो है वह शुभ करता हूं, बलवान हूं, और अन्य स्थानों के स्वामी उनके बनस्पत कमजोर हों तो शुभ ग्रह उनसे लाभ उत्पन्न करवाएंगे, इससे मेहनत करवा लेंगे, इससे अष्टम से संबंधित लाभ उत्पन्न करवा लेंगे, अन्न मनी को भी प्राप्त कर लेंगे और 12वें भाव के भी सारे लाभ उत्पन्न कर लेंगे। यह ज्योतिष का सबसे बड़ा सिद्धांत है, यह सबसे बड़ा योग है। ये सबसे बड़ा योग। अब इसके आधार पर आप पूरी कुंडली पर सारे योगों का वर्णन कर सकते हो, है ना, आराम से आप लगा सकते हो। मान लीजिए पंचमेश बलवान होकर छठे को गवर्न करता है तो ये संख्य योग हो गया। अब उतने योगों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें 50 योग आ गए, ठीक है ना। पापी ग्रह व्यक्ति को इंट्यूटिव बनाते हैं और गहराई में जाने की ताकत देते हैं। ये अगले लेवल पे बात करेंगे, थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा। तो ये एक योग की स्थिति। अब मैं नवमांश और इस पे जो 2 योग स्पेशल बनते हैं उन पे बात करना चाहता हूँ, जो बहुत जरूरी है। अब बुध गुरु शुक्र और चंद्र का योग होगा, व्यक्ति कलाकार होगा, कला निधि, जितने भी प्रकार के कला निधि योग है वो बन गए उससे। अब वो कितने भी बने, धनवान होगा तो धन के सारे योग बन गए। अगर कोई ग्रह D1 का कोई ग्रह D9 में, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है,
मंगल D9 में जाके, ये भी मेष लगन ही मान्यता है, माने अब मंगल जाके यहां बैठ गए और इसका ये जो सूर्य है यहाँ पे उच्च का है, यानी कि यहाँ का स्वामी जिस राशि में गया उसका स्वामी D1 में उच्च का है, तो ये मृदंग योग कहलाता है। यानी कि दोनों मृदंग, यानी दोनों तरफ से लाभ मिल रहा है उसको। एक तो ये शुभ स्थान पे चला गया, मित्र राशि में चला गया, और उसके बाद जिसके घर में गया वह बलवान हो गया और ये बलवान हो गया, तो यह श्रेष्ठ योगों में गिनती हो। ये स्पेशली मैं बता रहा हूं, तो ये आपको पूरा D1 से D9 का आपसे जो संबंध स्थापित करना है ना, उसके ओर हमेशा आपको लालयित करेगा, हमेशा लालयित करेगा, आपको प्रेरित करेगा। आप देखोगे मेरा लग्नेश यार किस राशि में गया, मेरा गुरु गया साहब वहां पे, मेरा मीन लगन है, मेरा गुरु गया साहब वहां पे बुध की राशि में, और बुध मेरा यहाँ पे, और यार मेरी इसमें उच्च का बैठा है, तो मुझे बहुत जोरदार कुंडली होगी। तो वो आप दोनों को आपस में स्थापित करने में आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और वो कुंडली का आपको बल पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको मृदंग योग कहते हैं। इसको पारिजात योग भी कहा गया है, उसमें थोड़ी सी कंडीशन बदल देते हैं, पर वो सेम सी है, सेम सी है। उसमें एक ही लेवल पकड़ते हैं, यहाँ का स्वामी जो उच्च भंग और नीच भंग वाली बात होती है, तो यहाँ का स्वामी वहां जाके उच्च हो जाए। तो ये आपको आपस में लगाना है। इस योग को मैंने विशेष कर आपको बताया। तो योग क्या कि षोडश वर्ग, षडबल, जितने भी हमने शुभकर्ता पापकर्ता की स्थिति देखी है, उनके शुभ संबंध से शुभ स्थानों पर बनने वाले योगों को योग कहते हैं, और पाप स्थानों पर बनने वाले योगों को भी, जिनसे विपरीत राजयोग उत्पन्न होता है, उनको भी योग कहते हैं, है ना। मूल मैंने आपको समझाया। मूल अब ये तो है तो अनंत, आप जितना चाहो योग है, हर कॉम्बिनेशन योग है ना। तो ये योगाध्याय, इस पे मैं एक बात और करना चाहता हूँ। चलो अपन बातचीत करते हैं, मेरे ध्यान में आ जाएगी एक विशेष बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। चलो अब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपके अभी तक, ये बताओ। इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछिए आप। हेलो सर, जब ये खराब योग बन रहे हैं, कई कुंडली में जैसे खराब योग बनते हैं, तो इनके जब अपन उपाय ज्योतिष में आएंगे तो इनके उपाय भी होते होंगे सर। वो तो उपाय ज्योतिष तो पूरा बताऊंगा ही मैं। वो तो ज्योतिष का मेन अल्टीमेट उद्देश्य तो वही है ना कि पाप को कैसे खत्म किया जाए, तो करेंगे ही करेंगे, वो तो है ही। सर एक बात हाँ पूछनी थी, जन्म कुंडली में अब योग बन रहा है और हाँ, नवांश में वो नहीं बन रहा, तो काट हो गई क्या उसकी? योग मैंने आपको एक चीज बताई, योग सिर्फ जन्म कुंडली में देखने हैं, कुंडली में मृदंग देखनी है। पारिजात जैसे योग दोनों में देखने हैं। ठीक है सर, हाँ ये हाँ, वर्ग कुंडलियां जो है ना, लगन कुंडली के विवेचन के लिए सहायक कुंडलियां हैं, योगों के उनमें वर्णन नहीं है। उनके लिए वो मैंने बताया ना, वो कौन से अंश में जाकर क्या नामांकन को प्राप्त हो रहे हैं, वो उनका स्वामी केंद्र त्रिकोण में सुबह या द्वितीय एकादश में कहाँ जा रहा है, वहां का स्वामी कहाँ आ रहा है, वो स्थापित करना अलग बात है। तो योगों का वर्णन D1 में कहा गया है। ये मृदंग पारिजात जैसे योग दो चार है जो समझाने के लिए बताए गए। अब मैं आज योग अध्याय को खत्म करने के लिए अब लास्ट में नीच भंग राजयोग ले लेता हूं कि ग्रह, एक बड़ी समस्या रहती है कि ग्रह नीच का है और हम देखते ही जगत और यार ग्रह नीच का हो गया,
तो नीच कब कब भंग हो जाता है? पहला, नीच भंग के लिए पहला क्या है कि जो ग्रह नीच है उस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में आ जाए या लगन से केंद्र में आ जाए तो उसका नीचत्व खत्म हो जाता है। पहला, ये आप याद रखना कि नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो जाए या लगन से केंद्र में हो जाए। दूसरा, जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ, जैसे मैं दोनों समझाता हूं आपको। ये मेष लगन की कुंडली है और मान लीजिए गुरु नीच के ऊपर, गुरु नीच के ऊपर। अब गुरु किसकी राशि में नीच के हुए? शनि की राशि में। और शनि मान लीजिए यहां बैठे और चंद्रमा यहां है, तो मैंने क्या किया, नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो तो चंद्रमा से केंद्र में है, लेकिन लगन से केंद्र में नहीं है। दो कंडीशन दी ना, चंद्रमा से केंद्र में हो और लगन से केंद्र में हो। तो ये लगभग आधा नीच भंग हुआ, पूर्ण नीच भंग नहीं हुआ। अगर मान लीजिए यही काम, यही चीज, ऐसी स्थिति बनती कि चंद्रमा से भी केंद्र में हो जाता शनि और लगन से भी केंद्र में हो जाता, मान लीजिए चंद्रमा यहां होते और शनि यहां होते, तो ये नीच भंग हो जाता पूर्ण। दूसरा क्या कहा गया, जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ, नीच कौन है? गुरु। इनका उच्चनाथ कौन है? अब गुरु उच्च के किसमें होते हैं? कर्क में। और कर्क का नाथ कौन? चंद्रमा। तो जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ चंद्रमा से केंद्र में हो तो यहां तो चंद्रमा स्वयं हो गया, तो नीच भंग हुआ आधा। और लगन से केंद्र में हो तो भी नीच भंग होता है। ये विशेष बात है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। ये बिल्कुल आपके मन मस्तिष्क में स्थापित होनी चाहिए। अब अगर जो ग्रह जिसके घर में है नीच हो रखा है उसका स्वामी उसके साथ बैठ जाए या उसको देख ले तो नीच भंग होता है। ये अर्ध सत्य है, ये किताबों में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, ये आधा सत्य है। इसके आधार पर कई बार बड़े गलत कैलकुलेशन हो जाते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए गुरु शनि से ग्रस्त है तो क्या ये नीच भंग करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, बल्कि गुरु और ज्यादा खराब हो जाए। एक तो शत्रु की राशि में चले गए, फिर नीच हो गए, मतलब जहां बिल्कुल बलहीन हो गए, और फिर वो शत्रु की दृष्टि में आ गए या उससे युति और पा गए, तो यह नीच भंग नहीं होगा। इसके विपरीत चंद्रमा, मंगल जो है वो चौथी राशि में नीच के हो गए। अब ये जो मंगल है ये चंद्रमा से युत या द्रष्ट हो गए, तो यह नीच भंग हो जाएगा। अंतर क्या, यहां ये दोनों मित्र हैं, वहां वो दोनों शत्रु थे। तो शत्रु के घर में चले जाओ और शत्रु के अधीनस्थ हो जाओ तो वह अत्यंत अशुभ स्थिति। और अगर आप मित्र हो और दूसरा मित्र आपको देख रहा है तो आपका नीच भंग कर देगा। वह आपको अपने घर में सारी सुविधाएं देगा, पढ़ने फूलने की पूरी छूट देगा। यह पूर्ण सत्य है। आप जितने भी शास्त्र पढ़ोगे उसमें ये एक लाइन लिखी हुई है, और आप हमेशा डिबेट होगे और कुंडली देखोगे तो आपको परिणाम उल्टे प्राप्त होंगे, और आप कहोगे यार ये क्या होगा, नीच भंग हो रहा था, मैं तो ये मान रहा था नीच भंग हो गया, और आपका परिणाम गलत हो जाएगा। इसको बिल्कुल मन मस्तिष्क में
बैठा लेना, यानी कि जिसकी राशि में ग्रह बैठा है वहां नीच का हो रहा है, अगर वह मित्र है, वह उसको देख रहा है या युत हो रहा है तो नीच भंग होगा, अगर वह उसका शत्रु है तो वह नीच भंग होने की बजाय उसको और ज्यादा पीड़ित करेगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा। जिस प्रकार ये कहा गया है कि युद्ध में अगर कोई ग्रह शत्रु से हार जाए तो वह अत्यंत खराब हो जाता है, अत्यंत पीड़ादायी हो जाता है, वही स्थिति है। ये विशिष्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये कहीं शास्त्र में मैंने तो नहीं पढ़ा, पर मैंने बहुत सारी कुंडलियों को देखने के बाद ये विवेचन पाया है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये आप भी देखिएगा, आप खुद भी पाएंगे। ठीक है जी। फिर लग्नेश एक ऐसी ताकत है, अगर कोई भी नीच का ग्रह है, वह लग्नेश, बलवान लग्नेश से अगर संबंध होता है उसका, तो वह नीच भंग करता है, उसको नीचता नहीं करने देगा लग्नेश, क्योंकि लग्नेश पूरी कुंडली का मालिक है। अब यहाँ पे स्थिति बदल जाएगी। मान लीजिए शनि मकर लगन है और यहाँ पे गुरु नीच के हो गए, और शनि देव इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे वो नीच भंग कर देंगे, वो अब नीच भंग कर देंगे, क्योंकि वो अब लग्नेश है, उनका रोल बदल गया, क्योंकि वह लग्नेश है। अब वो गुरु से भी शुभ उत्पन्न करवाने की कोशिश करेंगे। ये एक विलक्षण बात है जो आप देख, नीच भंग राजयोग बताने का मेरा, बाकी तो सब लिखा हुआ है, आप भी खुद भी देख सकते हो, ये बताने का मेरा उद्देश्य है, ये देखना आप, है ना। ये अलग, बिल्कुल अलग बात बताई मैंने आपको, जो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल सत्य मिलेगी। ठीक है ना। तो लग्नेश जो है नीच भंग कर देता है, कोई भी ग्रह का लग्नेश से संबंध उसका नीच भंग हो जाता है, राइट। अगर नीच का ग्रह लगन में नीच है और नवमांश में उच्च हो जाता है तो वह नीच भंग हो जाता है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, अगर नीच का ग्रह सटियंस में उच्च का हो जाता है तो भी उसका नीच भंग हो जाता है। सटियंस का विश्लेषण बहुत कुंडली प्रिसाइसली आपने डिसाइड की हुई हो तो ही करना चाहिए, है ना। आगे क्या कहते हैं कि नीच का वक्री उच्च के परिणाम देता है, नीच का वक्री उच्च के परिणाम देता है। अब यहाँ पे भी एक बड़ी असमंजस की स्थिति है, ये लाइन लिख दी, और दूसरी जब जगह तरफ लिखते हैं शुभा वक्री अति शुभा और पापी वक्री अति पापा, दो बात लिखती। अब मान लीजिए शनि नीच के होकर वक्री हो गए, वो उच्च का परिणाम देते, एक जगह तो ये लिख दिया, और दूसरी जगह लिख दिया शुभा वक्री अति शुभा और पापा वक्री अति पापा। अब वो नीच का भी हो गया, वक्री भी हो गया, तो अति पापी हो गया। अब बताओ कौन सी बात को माना जाए, आपके संशय आएगा नहीं मन में। तो यहाँ पे विवेक काम में लेना है कि पापत्व में पापत्व का बढ़ना तो मेरे हिसाब से शुभ नहीं हो सकता, और उसको नीच भंग मानना मैं उत्तम नहीं मानता, और वो मैंने कभी सही पाया भी। अगर शनि नीच का वक्री है तो वह उसके परिणाम नहीं देता है, मैंने कुंडली में नहीं देखा ऐसा, है ना। तो पापी ग्रह के बारे में ये जरूर आप देखिएगा। शुभ ग्रह के बारे में स्थिति अलग है। अब वहां पे क्या हो गया, शुभा वक्री अति शुभा। अब शुभ का ग्रह जो है उच्च का ओर है, गुरु वक्री है मकर, सॉरी कर्क राशि में उच्च के ओर है, तो और शुभ हो गए, वो तो और शुभ करेंगे, चारों तरफ से खींच के देंगे, तो वह नीच का काम कैसे कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो यहां स्थिति बदल गई, यहां स्थिति बदल गई। अब नीच का गुरु वक्री हो गया, अब गुरु का काम है शुभ करना, और अगर अब यहाँ पे भावेश की भी बात ध्यान में रखना, शुभ करना। अब उनको शक्ति भी मिल गई, यानी नीच होने के बाद शक्ति मिल गई, तो वो जरूर कुछ भला करेंगे। तो ये थोड़ा सा है, इस पे कभी जब वक्री ग्रह की ओर बात करेंगे तो बात करेंगे। तो
नीच का ग्रह उच्च का और उच्च का ग्रह वक्री ग्रह नीच का परिणाम देता है। ये थोड़ी सी विवेचन का विषय है, सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वास्तव में नीच भंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उच्च भंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी। दिग्बली होने पर कोई भी ग्रह नीच होते हुए भी शुभ परिणाम दे देता है, वो धन कारक हो जाता है। दिग्बली होने पर कोई ग्रह बलवान हो जाता है, वह भी नीच भंग करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो नीच भंग करती हैं, है ना, इनसे नीच भंग होता है। साथ ही मैंने जो पाया है और जो मेरा मन मस्तिष्क कहता है, जो विवेक भी कहता है, शुभ ग्रह पारसरी शुभ यानी स्थानीय के अनुसार शुभ और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी ग्रह के नीचत्व को खत्म करते हैं, अगर वह कंपैरेटिवली उससे ज्यादा बलवान है। शुभ ग्रह भी नीचत्व को खत्म करते हैं। आप कुंडली में लगा के देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है, कंपैरेटिवली वो बलवान होने चाहिए। तो ये नीच भंग राजयोग, इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आपको और मजा आएगा। इस पे नीच भंग पे जो है ना और विस्तृत बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो योग जितने हैं जो आपको ये तो बहुत आगे तक की बात हो गई, क्लियर हुए होंगे। और आपका अब विवेक भी कहेगा कि यार हमको देखनी चाहिए, क्या ऐसा रहेगा? हेलो, अब थोड़ी देर अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन है आज? अब रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। देखो सर कुसुम जी है, हितेश जी है, पंकज जी है, शिवचंद जी है, सोमा जी है, सोनिया जी है, सुधीर जी है, उत्तम जी है। तो बहुत बढ़िया, तो रिकॉर्डिंग तो बंद कर दें। और तो उत्तम जी समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, शायद उत्तम जी नहीं है, उत्तम जी शायद नहीं है। चलो विकास जी नहीं है। रिकॉर्डिंग भी चालू है सर। हाँ तो इधर उधर हो। स्टार्टिंग में थे, विकास जी, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा सोनिया जी आपको समझ में आया? यस सर। अब इम्प्लीमेंट कर पाओगे? अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। मैं तो मेरी कुंडली में देख रही हूँ कि मेरे मंगल नीच के हैं और लग्नेश गुरु उनको देख रहे हैं हाँ त्रिकोण में बैठे